औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, 10th क्लास, आज का हमारा टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ है। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि जो हम गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं हमारे फ़ोन में होती है, हमारे जो स्मार्टफोन है या आईफोन में आपके पास उसके अलावा गूगल क्लाउड है, उसके अलावा गूगल फ़ोटोज़ है, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स है। ये सारी जो हम यूज़ करते हैं ना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग ही होती है। इसमें क्या करते हैं हम, डाटा अपना जो स्टोर करना होता है, जो हमारी फ़ोटोज़ या जो हमारे जो भी डाटा होता है, जिस भी किस्म का डाटा होता है, डाटाबेस या हमने जो भी ऐप स्टोर करनी होती है वो वहाँ पे आसानी से स्टोर कर लेते हैं, और जब चाहिए होता है हमें, हम वहाँ से एक्सेस भी कर लेते हैं। यही चीज़ यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेजेस वगैरह। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ computing services such as servers, storage, database, networking and application software over the cloud इंटरनेट। तो ये कंप्यूटिंग सर्विसेज की डिलीवरी हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्टोरेज है, सर्वर्स हैं, डाटाबेस, नेटवर्किंग और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि इंटरनेट के ऊपर हमें ये सहूलत मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ये आम जो ऑन प्रीमिसेस कंप्यूटिंग बिजनेस में है, उसका अल्टरनेट होता है। मतलब हम बिजनेस पे नॉर्मली जो डाटा स्टोर करते हैं उसके लिए हमें स्टोरेज एक चाहिए होता है, हार्डवेयर सिस्टम चाहिए होता है, इंस्टॉल करना पड़ता है हमें सिस्टम। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, बस हमें इंटरनेट चाहिए तो हम कहीं भी इसको जो है वो डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हमें यानी कि कोई किसी किस्म की सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, कोई हार्डवेयर सेटअप नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि हमारे जो अल्टरनेट हमें मिल जाता है, और वो जो भी डाटा हमें स्टोर वगैरह करना होता है वो हम आराम से कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो है वो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है हमारे बिज़नेस की, बिज़नेस में भी हमें हेल्प मिलती है और एनहेंस होती है प्रोडक्टिविटी इससे, ठीक है। इट एनहेंस बिजनेस प्रोडक्टिविटी इन वेरियस वेज। ये नीचे आपके पास जो है वो बेनिफिट्स हैं इसके, कॉस्ट रिडक्शन है, जिसमें कॉस्ट है आपकी जो है वो रिड्यूस होती है, सिक्योरिटी है आपके पास, और इसके अलावा इसमें टास्क ऑटोमेशन आ जाती है, क्विक एक्सेस मिलती है हमें, स्केलेबिलिटी हमें मिलती है, और हमारी कोलैबोरेशन एनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो बारी बारी इसको देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में कॉस्ट रिडक्शन। क्लाउड कंप्यूटिंग में हार्डवेयर मतलब परचेज़ नहीं करना होता, हमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी होती, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें होल सेटअप नहीं चाहिए होता, ऐसी कोई ऐप वगैरह हमें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है, बल्कि हमें ऑन प्रीमिसेस में क्या होता है कि ये चीज़ हमें करनी पड़ती है, हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, ठीक है। ऑन प्रीमिसेस कंप्यूटिंग के अंदर हमें इंस्टॉल करना है हार्डवेयर भी और परचेज़ भी करना है उसको, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐप्स भी चाहिए होंगी, पूरा एक सेटअप बनाना पड़ता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, ये चीज़ कम हो जाती है, ये रिड्यूस हो जाती है जब हमें हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, कोई परचेज़ इस तरह का नहीं करना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेट नहीं करना, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हार्डवेयर बाइंग जो कॉस्ट है वो आपके पास रिड्यूस हो जाती है, और सॉफ्टवेयर सेटअप भी आपका जो है वो रिड्यूस हो जाता है इससे। तो जब आपके पास कोई किसी किस्म की हार्डवेयर इंस्टॉलेशन नहीं होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपको बचत होगी, सेटअप आप आराम से अपना डाटा जो है वो सेव कर सकेंगे, ठीक है। जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो जस्ट आपको डाटा ही सेव करना है, और जब भी चाहिए होगा आप आसानी से एक्सेस भी कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें जो डिसएडवांटेज होता है वो जस्ट इतना ही होता है कि हमें इंटरनेट की एक्सेस चाहिए होती है, हमें इंटरनेट अच्छा वाला चाहिए होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये सारा सेटअप मेंटेन रखने की, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मेंटेन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ क्लाउड प्रोवाइडर की होती है, जो ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में क्या होता है कि इसमें जो हमारा डाटा है क्लाउड कंप्यूटिंग में, क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो हमारी सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं, और ऑन प्रेमिसेस जो सिस्टम है उसके निस्बत हमारा डाटा सेव रहता है, ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है और एक्शन लेते हैं अगर कोई इस तरह का अटैक भी आता है, तो साइबर अटैक या कोई भी इससे अगेंस्ट कोई आता है तो उसके खिलाफ क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, और वो अपडेट भी करते रहते हैं क्लाउड सिस्टम्स को, और ताकि फाइंड हो सकें बग्स वगैरह, और सिक्योरिटी इश्यूज रिजॉल्व हो सकें, और रिस्क कम हमारा हो, ठीक है। डेटा लॉस का रिस्क जो है वो कम हो। जब उनके पास ये सारी फैसिलिटी होगी, मतलब सारा होल्ड उनके पास होगा, तो वो हमारा डाटा जो है वो सेव रखेंगे।
और क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो रिस्टोर करते हैं हमारा डाटा बैकअप, अगर हमने मतलब सेटअप रखा हुआ होगा क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो उसको मेंटेन भी रखेंगे। फिर अब हम आ जाते हैं क्विक एक्सेस की तरफ। तो क्विक एक्सेस में क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो रिसोर्सेज को, मतलब जब भी आपको ज़रूरत होती है आप एक क्लिक से विद इन फ्यू क्लिक्स जो है वो आप अपना डाटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और एम्प्लॉयज़ जो है वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, मतलब सर्विसेज के साथ जो है वो कहीं भी मौजूद होंगे, कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो वो आराम से अपना डाटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम, चाहे वो जो है वो लैपटॉप से कनेक्टेड हैं या टैबलेट से या स्मार्टफोन से। ठीक है, क्लाइंट्स और कस्टमर्स इस तरह से जो है वो लॉग इन भी हो सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब यही है कि ये स्केल अप और स्केल डाउन ये आप जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। स्केल अप और स्केल डाउन प्रिंसिपल जो है वो अलाउ करता है, मतलब बिजनेस में ये अलाउ होती है कि एक या तो आप जो है वो डिवाइसेस ऐड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, स्केल डाउन यानी आप डिवाइसेस में अपडेशन कर सकते हैं जो भी रिसोर्सेज यूज़ हो रही हैं, और रिसोर्सेज को हम अगर ऐड करना है, मतलब मज़ीद बढ़ाना है, रिसोर्सेज बढ़ाने, तो उसके लिए स्केल अप आ जाएगा। ठीक है, ये हर क्लासेस में फर्स्ट ईयर में हम देखेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो सर्कमस्टांसेस और रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर हमने स्केल अप या मतलब रिसोर्सेज को ऐड करना है या उसमें कोई अपडेशन करनी है तो वो भी हेल्प प्रोवाइड करता है। इससे बिज़नेस में जो है वो फ़ायदा होता है। तो स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग आपको। तो अगर इफ़ बिज़नेस ग्रोज एंड डिमांड्स इंक्रीज़, अगर बिज़नेस ग्रो करेगा और डिमांड बढ़ेगी तो जो क्लाउड कैपेसिटी है वो भी उस हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं अपनी डिमांड के हिसाब से। अपने फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब चेंजिंग लाए बगैर अपनी डिवाइस जो भी यूज़ हम कर रहे हैं वही डिवाइस यूज़ होगी, लेकिन इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और स्केलेबिलिटी जो है वो रिस्क को भी मिनिमाइज़ कर देती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वही होगा लेकिन आपने कैपेसिटी को बढ़ाना है जस्ट, तो अपनी जो कैपेसिटी है वो क्लाउड की बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से क्या होगा, रिस्क में जो है वो भी मतलब कमी आ सकती है। जो विद ऑन प्रीमिसेस ऑप्शन इश्यूज़ एंड मेंटेनेंस, ऑप्शनल इश्यूज़ एंड मेंटेनेंस जो ऑन प्रीमिसेस में वो होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एनहेंस्ड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन कैसे एनहेंस होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉयज़ जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपनी जो भी बिज़नेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, सेम ऑफिस में जो काम कर रहे होते हैं लोग, उनकी इस तरह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। मतलब अगर उनको कोई मसला आ रहा है तो वो बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ के साथ या किसी के साथ भी मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, टीम एक वर्क होता है यहाँ पे, कोलैबोरेट यानी कि इकट्ठा होना, तो इकट्ठे जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, उनके दरमियान टीम्स के दरमियान कहीं भी किसी भी जगह पे वो मौजूद होंगे तो कोलैबोरेशन कायम की जा सकती है, किसी भी टाइम पे कायम की जा सकती है। इस तरह से जो आपका परफॉर्मेंस है बिज़नेस की वो भी बढ़ेगी, एफिशिएंट होगी, और किसी भी टाइम पे जो है वो जब कर पाएंगे आप, टीम जो है वो कर पाएंगे, मीटिंग कर पाएंगे, कोलैबोरेशन कर पाएंगे, तो इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ेगी और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जो बिज़नेस है उसकी। ठीक, उसके बाद ऑटोमेशन ऑफ टास्क में क्या होता है कि ऑपरेशंस बिजनेस के जो है वो उसमें स्ट्रीमिंग करने में हेल्प मिलती है। मतलब ये कि टाइम कंज्यूमिंग टास्क जो होते हैं वो आराम से क्लाउड कंप्यूटिंग आपको परफॉर्म करके दे सकती है। डिफरेंट टूल्स, हम क्लाउड बेस्ड टूल्स यूज़ करते हैं और सर्विसेज यूज़ करते हैं जिससे कंपनीज़ को फ़ायदा होता है, यानी कि वो डाटा बैकअप रखना है या सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, वो जो है वो काम क्लाउड कंप्यूटिंग करेगी। इस तरह से एम्प्लॉयज़ को फ्री टाइम भी मिल जाता है। ठीक है, वो अपने इंपॉर्टेंट जो बाकी काम है वो कर सकते हैं। जो ये इस तरह के काम होंगे वो फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से किए जा सकेंगे, अपडेट रखना या बैकअप रखना। ठीक है, इसमें टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा, तो जब एम्प्लॉयज़ फ्री हो जाएंगे तो उनका फोकस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे पहले आपके पास क्या है कि फ़ाइल स्टोरेज। तो फाइल जो है वो हम क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से फ़ाइल आसानी से हम जो है वो स्टोर कर सकते हैं, जो भी डाटा आपको स्टोर करना है वो आप कर सकते हो।
और जब भी कभी मतलब ज़रूरत होगी तो वो आप फाइल एक्सेस भी कर सकते हो। फिर उसको फाइल्स आपको कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आप मौजूद हो, ठीक है, इंटरनेट आपको चाहिए होगा, बस ऑल यू नीड इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे आप सिक्योरली और अफोर्डेबल भी होगा। जो आपका डाटा स्टोर किया जा रहा होगा वो सिक्योर और अफोर्डेबल भी होगा, ठीक है। उसको हम अपने बजट के हिसाब से भी कर सकते हैं और सिक्योर भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद बैकअप की बात करें तो इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस वाले जो है वो अपना बैकअप रखने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जिससे रिकवरी भी आसानी से हो जाती है और प्रोटेक्शन भी होती है आपके डाटा की, ठीक है। और इंडिविजुअल्स, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताई, ड्रॉप बॉक्स वगैरह वो इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस वाले भी यूज़ करते हैं इसको। सोल्यूशन इनको मिलता है कि बैकअप रखने मतलब अगर कभी जो आपका मोबाइल है या जो भी सिस्टम है वो करप्ट हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बआसानी अपना डाटा जो है वो वापस ले सकते हैं। अगर आपने बैकअप रखा हुआ होगा, ठीक है, तो आप आसानी से अपना बैकअप जो है वो रिकवर कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म की इस तरह से प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपका डाटा जो है वो लॉस नहीं होगा। और इस तरह से हैकर्स के लिए भी कम चांसेस होंगे कि वो हैक कर सकें इसको, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो वो तो मैं पहले आपको बता ही चुकी हूँ कि ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, इसके अलावा इसमें जो है वो वन ड्राइव और क्या कहते हैं, आई क्लाउड, अमेज़ॉन, ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो ये आपके पास था बैकअप, डाटा बैकअप के बारे में। आप एजुकेशन, तो एजुकेशन की बात करें तो उसमें आपके पास आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है टीचिंग के हवाले से भी और लर्निंग प्रोसेस के हवाले से भी। तो लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग के हवाले से कैसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपके मटेरियल्स को स्टोर करने में हेल्प करेगी। आपके जो असाइनमेंट्स हैं, वीडियोज़ हैं, क्विज़ेज़ हैं, उसमें ये हेल्प करेगी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स और टीचर्स को जो है वो दुनिया में कहीं भी मौजूद होंगे, मतलब कभी भी अगर उनको एक्सेस करने कोई डाटा अपना एजुकेशनल मटेरियल तो वहाँ पे उन्होंने रखा होगा तो वो आराम से जो है वो वहाँ से एक्सेस भी कर सकेंगे, ठीक है। और जिस इंस्टीट्यूट, लीडिंग इंस्टीट्यूट से वो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और एग्जांपल्स आपके पास इसकी आ जाती हैं। सोल्यूशन जो प्रोवाइड करता है ये क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन, ये EDX है, गूगल क्लासरूम है, खान एकेडमी है वगैरह। तो अब आ जाते हैं हम ई कॉमर्स की तरफ। ई कॉमर्स में क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन फॉर बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट विच इज़ नोन एज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का तो आपको पता ही है ना कि इसमें क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं वो बाय और सेल करनी होती हैं, ठीक है। तो वो भी क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। क्या होता है कि उसमें आप कस्टमर्स को सिक्योर एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फास्टली जो है वो बाय कर सकते हैं, जो शॉपिंग है वो कर सकते हैं और सिक्योर आपको जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है इन कस्टमर्स को। जैसे कि शॉपिफाई है, वू कॉमर्स है और इसके अलावा बी कॉमर्स है, ये इसके एग्जांपल्स में आ जाता है, ठीक है। सोशल नेटवर्क है। सोशल नेटवर्क क्या होता है कि ये एक पॉपुलर एग्जांपल है इंटरनेट यूज़ करने का। इसमें भी जो आपके पास एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिससे हम फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कांटेक्ट में रह सकते हैं कस्टमर्स के साथ, और इसके अलावा रिलेशनशिप भी मतलब बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और ई कॉमर्स की वजह से, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से सोशल नेटवर्किंग भी आपको जो है वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि जिससे हम अपनी कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह या कुछ भी शेयर करना चाहे वो कर सकते हैं। एग्जांपल्स आपको पता ही है इसकी क्या होती है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये एक्सेट्रा इसमें आ जाएगा। कम्युनिकेशन नेक्स्ट वही चीज़ है। कम्युनिकेशन मतलब हम जो है वो रिलायबल और सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करता है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के थ्रू। और डिफरेंट मेथड्स है कम्युनिकेशन के, जैसे कि ईमेल है, चैट है, वॉइस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आप कर सकते हैं। और सोशल मीडिया ऊपर हम सोशल नेटवर्किंग में देख ही चुके हैं कि सोशल मीडिया भी आपको एक जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जिसमें हम एक रिलायबल सोर्स प्रोवाइड करता है, सिक्योर सोर्स प्रोवाइड करता है कि जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों के साथ, ठीक है। और जो आपके पास कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती है, जैसा कि आपके पास ये जूम है, ठीक है। जैसे कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, गूगल वर्क स्पेस है, ये इसकी एग्जांपल्स बन जाती हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों के साथ, ठीक है।
अब गेमिंग की बात कर लेते हैं। तो गेमिंग में आपके पास क्या है, गेमिंग रेफर्स टू प्लेइंग वीडियो गेम्स। हम एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए और एजुकेशन हासिल करने के लिए वीडियो गेम्स भी प्ले कर सकते हैं। गूगल जो कंप्यूटिंग है वो आपको ये सोल्यूशन भी गेमिंग सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता कोई भी ऐसी डिवाइस पे जो है वो हाई क्वालिटी गेम्स जो होती हैं, वैराइटीज़ ऑफ गेम्स होती हैं, वो कहीं से भी हम कहीं भी बैठे खेल सकते हैं ऑनलाइन जो है। ठीक है, हमें कोई इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं करनी होती। और इसके लिए जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग है, अमेज़न लूना है, प्ले स्टेशन प्लस प्रीमियम, और ये इसकी एग्जांपल्स में जो नाउअडेज यूज़ हो रही है वो आ जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज स्पीच रिकॉग्निशन एंड वॉइस रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन और वॉइस रिकॉग्निशन का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज सोल्यूशन जब हम करेंगे तो वहीं पे कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीच रिकॉग्निशन एंड वॉइस रिकॉग्निशन जो है वो दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं और क्लोजली रिलेट करती हैं। ठीक है, और स्पीच रिकॉग्निशन क्या होती है कि ये आर्टिफिशियल की एक फॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि एक फॉर्म होती है कि जिसमें ह्यूमन जो भी बोल रहा होता है उसको टेक्स्ट की फॉर्म में वो लेके आता है। ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है टेक्स्ट की फॉर्म में, यानी कि ह्यूमन स्पीच जो है उसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और कमांड्स जो भी दी जाती हैं उसको टेक्स्ट की फॉर्म में वो लेके आएगा। दैट डिवाइसेस कैन अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू। इट प्रोवाइड्स हैंड फ्री कंट्रोल ऑफ वेरियस डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट। It provides an easy way to operate devices, and some hands-free equipment is very useful for disabled persons। और इस तरह की disabled persons के लिए ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, इजी वे प्रोवाइड करता है ताकि डिवाइसेस के साथ ऑपरेट किया जा सकता है ज़्यादातर उन लोगों को जो डिसेबल पर्सन होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन के लिए, जो कि थोड़ा बहुत कम्प्लेक्सिटी इसमें होती है। सिग्नल जो है प्रोसेसिंग होती है, मशीन लर्निंग होती है इसमें, और एनएलपी भी, जो कि आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं ये 4th चैप्टर में। तो आउटपुट इसकी जो है वो बहुत एक्यूरेट आती है। ठीक है, और लेकिन ये डिपेंड, इसकी क्वालिटी जो है वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग की वो डिपेंड करती है। ठीक है, जितनी क्वालिटी अच्छी होगी रिकॉर्डिंग की उस हिसाब से। एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लैंग्वेज भी जो है वो मैटर करता है। ठीक है, जितनी लैंग्वेज कम्प्लेक्स वर्डिंग, अब जाहिर सी बात है जो प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हो वो प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, तो तभी जो टेक्स्ट में आएगा वो भी रिलायबल होगा, वो भी एक्यूरेट होगा। ठीक है, वो भी आपको सही टेक्स्ट जो है वो सामने आएगा या मिलेगा। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, वर्ड्स क्लियरली जो है वो उसको अंडरस्टैंड हो रहा है, तो फिर ठीक है। आफ्टर कन्वर्जन ऑफ स्पोकन वर्ड्स इनटू टेक्स्ट, the user can further process to the text to correct the mistakes by running it through spelling or grammar check। spelling और grammar check के ज़रिए से फिर इसको mistakes भी remove कर सकता है वो। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो जब आपके पास स्पोकन वर्ड्स टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगा तो आप उसको फिर जो ग्रामर चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के ज़रिए से कर सकते हैं, इसमें मिस्टेक्स जो है वो रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास वॉइस रिकॉग्निशन है। वॉइस रिकॉग्निशन में क्या होता है कि वॉइस जो आपकी है वो कन्वर्ट की जाती है, डिजिटल डाटा जो है वो जिस पे बेस कर रहे होते हैं वो कन्वर्ट किया जाता है, आइडेंटिफाई मतलब किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी डिवाइस है, ठीक है, अब जैसा कि मोबाइल है, इसमें यूज़ किया जाता है बायोमेट्रिक सिस्टम। ठीक है, जिसमें आयरिस रिकॉग्निशन भी होती है, थंब रिकॉग्निशन भी होती है, फेस रिकॉग्निशन भी होती है, और इसके अलावा वॉइस रिकॉग्निशन भी यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है, जिसमें पर्सनस की आइडेंटिफिकेशन के लिए वेरीफाई, अगर पर्सनस की आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करनी है तो उसके लिए ये यूनिक फीचर वॉइस का दिया जाता है। उसमें टोन शामिल होती है, उसमें पिच शामिल होती है पर्सन की। ठीक है, तो ये क्या है कि वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कन्वर्ट वॉइस इनटू डिजिटल डाटा बेस्ड ऑन यूजर्स यूनिक वॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वॉइस जो रिकॉग्निशन है वो बायोमेट्रिक सिस्टम कहलाता है। बायोमेट्रिक आपको पता ही है कि जिसमें मल्टीपल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स जो है वो ऐड होते हैं जिस सिस्टम में, वो बायोमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया, इट इज़ यूज टू वेरीफाई पर्सनस आइडेंटिटी बेस्ड ऑन यूनिक फीचर्स ऑफ हिज वॉइस सच एज टोन, पिच, एक्सेट्रा। Both speech and voice recognition technology are used for interaction between humans and machine। ह्यूमन और मशीन के दरमियान इंटरेक्ट करने के लिए दोनों ही जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इम्पॉर्टेंट आपके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है, दीज टेक्नोलॉजीज़ आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स टू ऑटोमेट वेरियस टास्क।
बहुत से टास्क परफॉर्म करवाने के लिए जो है वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है बहुत से फील्ड्स में, ताकि कन्वीनियंस प्रोवाइड की जाए और लोगों को जो है वो प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो और टाइम की बचत भी हो। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, जो आप वॉइस के ज़रिए से टेक्स्ट वो खुद ही कन्वर्ट करके दे रहा है, तो आपको खुद नहीं लिखना पड़ेगा। आपको खुद नहीं लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे टाइम की बचत भी हो जाएगी, और वॉइस रिकॉग्निशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और नीचे आपके पास एप्लीकेशंस हैं स्पीच रिकॉग्निशन के, जो कि सबसे पहले आपके पास आ जाता है टेक्स्ट टाइपिंग एप्लीकेशन, डिक्टेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है कि बहुत से आपके पास जो है वो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, जिसमें कि आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं यहाँ पे जो डिक्टेशन प्रोवाइड करते हैं, डिक्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो कि डिक्टेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसमें डिक्टेशन सॉफ्टवेयर जो है वो पहले जो होता था वो इतना एक्यूरेट आपको आंसर नहीं देता था। ठीक है, यानी कि आप जो भी टेक्स्ट है, टाइपिंग टेक्स्ट एप्लीकेशन है, स्पीच जो भी आप बोल रहे हो उसको टेक्स्ट की फॉर्म में आपको डिक्टेट करके देगा ये। तो ये पहले इतना एक्यूरेट आंसर आपको नहीं देता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब जो है वो एक्यूरेट आपको एक्यूरेसी जो है वो बढ़ गई है, ज़्यादा अच्छी हो गई है। नाउ एप्लीकेशन जो होती हैं एआई बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको देता है, 100% रिजल्ट देता है। डिक्टेशन सॉफ्टवेयर वेरी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एज दे कैन यूज़ इट इन टू टाइप मोर इजीली, क्योंकि इसके ज़रिए से इजीली जो डिसेबल पर्सन हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट हासिल होता है, हेल्प मिलती है। नीचे आपके पास जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो बताए गए हैं। ऐप डिक्टेशन है, विंडो 11 स्पीच रिकॉग्निशन है, गूगल डॉक्यूमेंट है, गूगल डॉक्स या जी बोर्ड है। ऐप जो डिक्टेशन है वो है एप्पल जो डिवाइसेस हैं उनके लिए ये सॉफ्टवेयर है, डिक्टेशन सॉफ्टवेयर है। और जो विंडो 11 स्पीच रिकॉग्निशन है वो विंडोज़ के लिए आ जाता है। और गूगल डॉक्स जो है वो गूगल के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको डिक्टेट करने के लिए वॉइस टॉपिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और जी बोर्ड जो है वो मोबाइल फ़ोन्स के लिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है, डिक्टेशन ऐप है। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म के हिसाब से डिफरेंट और उसने बता दिया कि कौन कौन से किसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, कॉल सेंटर नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम आर यूज्ड इन कॉल सेंटर टू ऑटोमेट कस्टमर की इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए जो है वो कॉल सेंटर में भी स्पीच रिकॉग्निशन यूज़ होता है, जहाँ पे जो है वो कस्टमर्स का रिस्पांस और रिक्वेस्ट और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए, मतलब वहाँ पे भी ट्रांसलेट, मतलब फॉर एग्जांपल कोई उर्दू में बोल रहा है तो उसको इंग्लिश में, या इंग्लिश में बोल रहा है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देगा। या ऐसे कोई भी लैंग्वेज जो है वो कॉल सेंटर में यहाँ पे यूज़ स्पीक रिकॉग्निशन जो है वो यूज़ होती है। या टेक्स्ट की फॉर्म में आपको डिस्प्ले करेगा, जो भी आप बोल रहे हो ना उसको टेक्स्ट के फॉर्म में लेके आएगा। ठीक है, हेल्थ केयर है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन आर यूज्ड इन हेल्थ केयर फॉर एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। वहाँ पे डॉक्टर्स जो होता है रिपोर्ट बनानी होती है जब डॉक्टर्स ने, तो वो बजाय इसके कि वो टेक्स्ट की में लिखें, वो स्पीच करते हैं और वो टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, और फिर वो रिपोर्ट बना लेते हैं और जो पेशेंट की हेल्थ रिकॉर्ड है उसकी अपडेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, रिपोर्ट बना के फिर उनको देना हो तो वो मेडिकल रिपोर्ट भी दे देते हैं। ठीक है, एआई असिस्टेंट क्या है? एआई असिस्टेंट्स में मतलब एआई का हेल्पर, तो इसमें आपके पास क्या आ जाता है? सिरी है, कोर्टाना, एलेक्सा, जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं आजकल, तो आपको पता ही है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो है वो बहुत से टास्क परफॉर्म करते हैं। आपकी कमांड जो आप दे रहे हो, जो इंस्ट्रक्शंस उसको दे रहे हो, वो अंडरस्टैंड करेंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे। ठीक है, घरों में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, या काम जहाँ पे वर्क ऑफिस वगैरह में जो भी इंस्ट्रक्शंस आप उसको दोगे, फॉर एग्जांपल आपने कहा लाइट ऑन कर दें, स्विच ऑफ कर दें, या एसी आपने इंस्ट्रक्शन उसको दी, कोई भी इस तरह की इंस्ट्रक्शन आप उसको देते हैं तो वो उसके मुताबिक काम करता है। ठीक है, टर्न ऑन ऑफ आपने लाइट्स करवानी है या कुछ इंटरनेट से सर्च करना है, आप मोबाइल पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये मुझे जो है वो फ़लाँ को मैंने कॉल करनी है तो कॉल मिला दो, वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो आराम से आपको करके दे देता है। ये डिसेबल पर्सनस के लिए तो ज़्यादा बेस्ट चीज़ हो जाएगी। डायरेक्शन भी आपको जो है वो बताता है, यानी कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन के लिए भी गाइड करेगा। ठीक है, एडजस्ट थर्मोस्टेट, अब थर्मोस्टेट क्या होती है,
थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो सेंट्रल हीटिंग या कूलिंग सिस्टम को से रिलेट करती है घरों में और ऑफिसेज में, ताकि कंट्रोल किया जा सके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ होती है। कुरान मेमोराइजेशन एप्लीकेशंस हैं जो कि ये भी स्पीच रिकॉग्निशन का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मेमोराइज ये नहीं, ये कुरान जो है उसकी मेमोराइजेशन आप इजीली कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुरान अगर सीखना है और याद करना है, आपने मेमोराइज़ करना है, तो उसके लिए ये एक बेनिफिशियल ऐप है, ठीक है। रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन इस्लाम प्रैक्टिस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि अगर हमने मेमोराइज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें यहाँ पे ये एआई जो है वो ऐप प्रोवाइड करती है। ऐप्स प्ले स्टोर से या गूगल प्ले से कहीं से भी आप जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसमें क्रिएटिव मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि यह प्रोवाइड करता है आपको कि आप उसे याद कर सकें, ठीक है। अब इसमें आप खुद जो रिसाइटर है, मतलब जो तिलावत कर रहा है, वो किसकी तिलावत आप सुनना चाहते हो, उससे सीखना चाहते हो, वो भी आपको गाइड कर देता है। और लर्निंग टूल्स, कुछ इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और प्रोग्रेस मतलब हो रही है नहीं हो रही है उसकी ट्रैकिंग भी करता है कि आप कितना अच्छे से जो है वो सीख रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। रिसाइटर्स भी आपको बताएगा और उसके अलावा रिपीटिशन ऑफ वर्सेस भी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। फीडबैक भी आपको देता है कि आपको करेक्शन कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। और मिस्टेक्स जो है वो भी डिटेक्ट करता है। और ये कुछ ऐप्स हैं आपके पास, तरतील है, मुर्गी है, मुर्की है, कुरान कंपेनियन, अल मुहाफ़िज़, आयतुल कुरान, और ये कुछ आपके पास जो हैं वो कुरान प्रो, ये डिफरेंट ऐप्स हैं जो कि इसके लिए यूज़ की जाती हैं। अभी आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेशन, तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन में क्या होता है कि स्पीच जो आपकी होती है ना, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, वो लैंग्वेज मतलब एक सॉफ्टवेयर आपके पास होता है ट्रांसलेशन के लिए, जिसमें कि लैंग्वेज की ट्रांसलेशन की जाती है। मतलब ह्यूमन स्पीच जो है वो किसी भी लैंग्वेज में वो बोले तो उसकी ट्रांसलेशन किसी दूसरी लैंग्वेज में करके देता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास गूगल ट्रांसलेटर है, ठीक है। वो आप जो भी बोल रहे होते हो उसको इंग्लिश में करना है, फ्रेंच में करना है, चाइनीज़ में करना है, जिसमें भी करना है आपको करके देगा, ठीक है। और इट हैव्स टू हैव कन्वर्सेशन विद समवन हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता उसके साथ अगर हमें कम्युनिकेट करना, तो वो बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप उसके साथ किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हेल्पफुल होता है इंटरनेशनल बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस करने के लिए, ठीक है। तो वॉइस रिकॉग्निशन जो होती है वो आप बस उसके एप्लीकेशंस नीचे आपके पास मौजूद हैं। वॉइस रिकॉग्निशन की पहले हमने स्पीच रिकॉग्निशन की जो है वो पढ़ी थी। अब वॉइस रिकॉग्निशन में सबसे पहले आपके पास सिक्योरिटी आ जाता है कि ये जो वॉइस रिकॉग्निशन है वो बहुत सी फील्ड्स में यूज़ होता है, जैसे कि बैंकिंग है, उसमें आपको ऑथेंटिकेशन फ्राहम करता है। यूनिक पासवर्ड अनलॉक करना हो ना अगर आपने अकाउंट को वहाँ पे बैंक में, तो स्पीच रिकॉग्निशन के ज़रिए से आप जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। मतलब आप वॉइस बोलेंगे दिस इज़ माय पासवर्ड या कुछ भी बोलेंगे, तो हर की यूनिक आवाज़ होती है, तो वो उस को जो है वो रिकॉग्नाइज करके फिर आपका पासवर्ड जो है वो ओपन कर देगा, ठीक है। दिस अकाउंट कैन नॉट बी अनलॉक्ड बाय अदर पीपल एज देयर वॉइस साउंड इज़ डिफरेंट। वॉइस साउंड डिफरेंट होती है, हमने पीछे देखा था कि उसमें टोन और पिच देखी जाती है, तो यही चीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। पासवर्ड अनलॉक कोई दूसरा भी अगर बोल रहा है तो नहीं अनलॉक करेगा, जस्ट उसी पर्सन की अगर वॉइस होगी तो अनलॉक होगा आपका पासवर्ड, ठीक है, बैंक के अंदर। तो सम वॉइस रिकॉग्निशन इज़ यूज, कुछ जो होती है ना वॉइस रिकॉग्निशन, वो यूज़ होती है फेशियल रिकॉग्निशन के साथ, ताकि पीपल की आइडेंटिफिकेशन की जा सके कि वॉइस के साथ जो है वो बंदा कौन बोल रहा है, ये भी साथ में वो देखा जाता है, ठीक है। फेशियल रिकॉग्निशन भी साथ में चाहिए होती है कुछ जगहों पे, तो ये ज़्यादा एक अच्छी चीज़ आ जाती है आपके पास। अब इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी में क्या है कि वॉइस रिकॉग्निशन जो है वो
ऑल ओवर द वर्ल्ड क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो और इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग जो क्राइम सस्पेक्ट होता है उसकी वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है, अवेलेबल होती है। उससे फिर वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है वो एविडेंस और आइडेंटिफाई करती है, क्रिमिनल्स के बारे में आइडेंटिफाई करती है कि ये मतलब उनकी वॉइस को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि इस वॉइस का बंदा है। अगर हमारे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका होगा तो हम आराम से जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। वॉइस रिकॉग्निशन जो है इसके अलावा इन्वेस्टिगेट करने में, टेलीफोन बेस्ड फ्रॉड जो होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करती है। जैसे कि इसमें आपने अगर कभी देखा हो सीआईडी, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सर्विलियंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उसके लिए भी ये हेल्प प्रोवाइड करती है आपको, टेलीफोन्स पे जो क्राइम्स ऑर्गेनाइज या इंटरनेट पे किया जाता है उसके लिए, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो भी वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि टेररिस्ट को और गवर्नमेंट एजेंसीज को, स्पाइस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो ये वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। इसमें एप्लीकेशंस ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके बारे में कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और वॉइस रिकॉग्निशन और स्पीच रिकॉग्निशन में डिफरेंस इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। और अब तक के लिए यही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो करिएगा कमेंट। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।